वेलकम एवरीवन, दिस इज मेहनत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बच्चों, इंटेंस रिवीजन की क्लासेज हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट से आपने देखे, हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। सीसीएस रूल हो, चाहे एफआर हो या एसआर हो, या आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो। आज की जो क्लास है उस क्लास में स्पेशल क्या है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली पेपर में पूछे जाने के चांसेस हमेशा रहते हैं। उस तरह के टॉपिक्स कौन कौन से हैं बेसिकली आपको बता देते हैं। जैसे आपका डीपीसी का टॉपिक है, आपका प्रमोशन का टॉपिक है। डीपीसी हो गया, आपका प्रमोशन हो गया। रिक्रूटमेंट से कोई खास नहीं आते हैं सवाल इतने ज़्यादा। सीनियरिटी है। तो ये 3-4 ऐसे टॉपिक हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन भी हैं वो स्पेसिफिक हैं। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब कि इससे हटके आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज ऐसे ही क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना है, फोकस करते हुए चलना है। तो बच्चों, सेशन को लाइक कर दो ताकि ट्यूटर को मोटिवेशन मिले और आपको फर्दर जो क्वेश्चंस हैं हम विदाउट एनी डिले कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करेंगे हम MACP से। ठीक है, MACP। अब इसकी 2 चीज़ें हैं। अगर आपसे ACP पूछा जाता है तो इसको सिंपल याद रखेंगे, अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। ठीक है, और M में जो जुड़ा है इसका सिंपल मतलब है बस मॉडिफाइड। बाकी एज इट इज़ रहेगा एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। तो ये स्कीम है, बाद में आपकी लॉन्च हुई है। अभी एज ऑन डेट अगर हम बात करेंगे इसकी, तो MACP की ही स्कीम है जो चलती है। तो व्हाट इज़ MACP? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ MACP, तो आपका क्या जवाब रहेगा कि एक ऐसा अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है जो एम्प्लॉय के प्रमोशन को प्रमोट करता है विदाउट एनी स्टैग्नेशन मतलब ऐसा नहीं है आपने क्लर्क ज्वाइन किया और आप क्लर्क ही रिटायर हो जाओ। ठीक है, तो मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम ऐसी है कि आपको जो है DPC होंगी, आपकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होगी, उसमें आपकी या तो प्रमोशन होगी या आपका जो है बेसिक पे का जो लेवल है वो बढ़ेगा। ठीक है, एक टाइम के बाद प्रमोशन भी होगी। तो कुल मिलाकर इसका मतलब हुआ कि जिन एम्प्लॉयज़ का जो करियर का स्टैग्नेशन था, स्टॉप था करियर प्रोग्रेशन, उसको ये बढ़ाता है। बस इसका सिंपल सा मतलब है ये MACP। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ सवाल अगर MACP का आपसे अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछा जा सकता है। MACP का पहला सवाल आपके सामने आएगा कि MACP की स्कीम है जो कब से स्टार्ट हुई। तो इसमें डेट याद रखनी है 192008, 1 सितंबर 2008। ये क्वेश्चन लर्न हो गया आपको। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है कि कितने पे लेवल तक MACP की स्कीम है जो एप्लीकेबल है। तो पे लेवल आपने याद रखना है लेवल 15। ठीक है, लेवल 15 होगा या जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड होगा उसके लेवल तक होगा, बस HAG लेवल तक होगा या लेवल 15 तक होगा। इस वाले आंसर को आपने टिक करना है MACP के केस में। ठीक है, कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको MACP नहीं मिलती है, जो MACP के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या जवाब रहेगा आपके पास, कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं। तो देखो, डेफिनेट सी बात है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता बेनिफिट। कॉन्ट्रैक्ट के होंगे या तो वो एम्प्लॉयज़, या आपके टेम्परेरी स्टेटस वाले होंगे, परमानेंट नहीं होंगे, टेम्परेरी स्टेटस। ठीक है, टेम्परेरी स्टेटस हो गया। इसके बाद हो गया आपका कैजुअल एम्प्लॉयज़। सबसे पहला क्वेश्चन हमने पूछा MACP क्या है, उसके बाद MACP की फुल फॉर्म आपको बताई, उसके बाद मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन की जो स्कीम है वो कब से स्टार्ट हुई, तो कौन से लेवल तक एप्लीकेबल है, दैट इज़ लेवल 15 और हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, वहाँ तक का काम करेगा। कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिनको MACP के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, कैजुअल, टेम्परेरी और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये बात हमने आपको बता दी। ठीक है, अब सवाल आ जाता है MACP के अंदर एक इंटरेस्टिंग, कितने ईयर्स में ये प्रोवाइड की जाती है। तो इसके 3 स्लैब हैं, 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 10 ईयर, 20 ईयर और 30 ईयर। हो गया आपको ये क्लियर, 10, 20 और 30। तो अब आपने ये काउंट करने कितने हो जाएंगे, ये 3। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, हाउ मेनी करियर प्रोग्रेशन ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। तो सिंपल सा जवाब होगा आपका 3, क्योंकि देखो 30 साल की सर्विस का क्या मतलब हुआ। 30 साल की सर्विस का मतलब अगर आप इसमें 48 जोड़ते हैं, 18 जोड़ते हैं तो 48 हो जाता है। इसके 10 साल के बाद में रिटायरमेंट है ना। तो ये हमने मिनिमम माना। मिनिमम कैसे माना, 18। बट एज ऑन डेट आप देखते हो तो लगभग एक आइडिया है कि 3 तो करियर प्रोग्रेशन आप दे ही सकते हो। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपको बस एक तरह से जो इंक्रीमेंट है वो मिलता रहेगा। तो अगर आप एग्जैक्टली 18 ईयर्स की एज में लगते हो तो 48 ईयर्स की एज तक आप 3 MACPs ले सकते हो।
उसके बाद में ये चलता रहेगा आपका। लेकिन अगर एज ऑन डेट आप देखते हो तो बच्चे 25 से 30 के बीच में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं, तो 30 में 30 साल जोड़ेंगे तो वो रिटायरमेंट तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। बट हाउ मेनी करियर प्रोग्रेशन आर ग्रांटेड टू अ पर्सन ड्यूरिंग हिज एंटायर सर्विस, देन आंसर विल बी 3। तो यहाँ पे आपका आंसर 3 रहेगा, ठीक है। ये एमएससीपी का क्वेश्चन था आपका। अब कुछ क्वेश्चन डीपीसी, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, इसे भी आपके देख लेते हैं। तो रेगुलर सर्विस की बात तीनों के केस में पूछी जाएगी। रेगुलर सर्विस, रेगुलर सर्विस, बताइए रेगुलर सर्विस क्या होती है। तो रेगुलर सर्विस का मतलब होता है चाहे पीरियड आपने स्टडी लीव पे सर्व किया हो, पीरियड ऑन लीव, पीरियड ऑन लीव, चाहे आपका फॉरेन सर्विस में रहा हो पीरियड, चाहे डेपुटेशन में रहा हो पीरियड, चाहे लीव पे, लीव का तो हमने लिख ही दिया। ये तीनों के तीनों पीरियड हैं और ये सारे आपके रेगुलर सर्विस माने जाएंगे, ठीक है। हो गया रेगुलर सर्विस। एमएससीपी का ये कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, तो आपने बेंचमार्क बताना है। तो बेंचमार्क बताना है आपने ग्रेड के बारे में, क्योंकि एमएससीपी में तो ग्रेड्स दी जाती हैं जो अपार की अगर आप देखोगे तो इसमें पूछा गया है आपसे कि प्रेस्क्राइब्ड बेंचमार्क क्या होता है एमएससीपी की स्कीम के अंदर। तो वेरी गुड होता है जो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, साल के अंदर जो भरी जाती है, उस रिपोर्ट के अंदर मिनिमम आपका जो रैंक है वो वेरी गुड होना चाहिए। शुरुआत होती है एवरेज से या बिलो एवरेज, फिर गुड होता है आपका, फिर वेरी गुड होता है, फिर एक्सीलेंट या आउटस्टैंडिंग माना जाता है। तो मिनिमम है कि वेरी गुड होना चाहिए। अगर वेरी गुड नहीं है लास्ट 5 ईयर की आपकी अपार, दैट इज़ एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, तो एमएससीपी आपको ग्रांट नहीं की जाती, ये रूल है, ठीक है। तो आपको बस सिंपल इतना याद रखना है कि बेंचमार्क एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, वो है वेरी गुड, ठीक है। क्या है वो? वेरी गुड रहती है। चलो अब एक टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि एमएससीपी की स्कीम है आपकी और थर्ड एमएससीपी जो दी जानी है एम्प्लॉय को, ठीक है। थर्ड जो एमएससीपी है दी जानी है, अगर उनको बोला गया है कि उन्होंने 24 साल की सर्विस पूरी कर ली है, 24 ईयर सर्विस, तो उनको थर्ड एमएससीपी कब मिलेगी? तो आपको पता है पहली 10 पे, दूसरी 20 पे, तीसरी 30 पे, तो सर्विस होगी उनकी 24, यहाँ पे है ना उनकी सर्विस। तो सीधी सी बात है जब उनके 30 साल पूरे हो जाएंगे तो उनको एमएससीपी मिलेगी। एक देखो बच्चों, एक टेक्निकल क्वेश्चन आप देखना कि कोई पर्सन है वो अभी मान लो आप दिल्ली पुलिस के अंदर है और कांस्टेबल है लेवल 3 में, ठीक है। फर्स्ट जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन थी उसकी लेवल 4 के लिए वो 10 साल के बाद में दी जानी थी उसको, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इंक्वायरी हुई, उस डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स की वजह से उसकी जो अपग्रेडेशन है उसको 2 साल डिले कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि 10 ईयर का रिकॉर्ड क्या चाहिए, लास्ट के जो 5 ईयर में उसमें बेंचमार्क चाहिए आपको वेरी गुड। अगर वो वेरी गुड नहीं है या कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है तो एमएससीपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब उस एमएससीपी के बेनिफिट ना मिलने की वजह से उनका जो अपग्रेडेशन है वो 2 साल डिले हो गया, ठीक है। अब उनको लेवल 3 से लेवल 4 का जो मिला अपग्रेडेशन वो 10 की जगह 12 साल में मिला। तो अब आप ये बताइए सेकंड एमएससीपी उनको कब मिलेगी, ठीक है। ब्रीफली बता देते हैं। फर्स्ट जो मिली उनको 12 ईयर्स में मिली, लेवल 3 पे वो लाई करते थे और आज की डेट में वो हो जाते हैं लेवल 4। 3 से क्या हो गए, 4 हो गए। अब जो सेकंड एमएससीपी है आपके अकॉर्डिंगली वो होती है 20 ईयर्स में। तो एक तो ऑप्शन आपको डेफिनेटली मिलेगा ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो हम एक ही बात करेंगे कि 12 के बाद 10 साल जोड़ देते हैं तो आपको लगेगा 22 साल में मिलेगा। तो अब बताइए कब मिलेगा? तो देखो जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स की वजह से अगर ऐसा हुआ, डिले हो गया 2 साल, तो वो डिले रहेगा। तो 10 की जगह 20 में मिलना है, लेकिन इनको 22 में मिलेगा। तो ऑन कंप्लीशन ऑफ 22 ईयर्स, ये वाला ऑप्शन आपने टिक करना है। 22 ईयर्स के बाद ही उनको ये बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई मान लो पर्सन है एक्स, इनकी जो पहली प्रमोशन है वो 6 साल की सर्विस के बाद ही हो जाती है, प्रमोशन हुई है, एमएससीपी नहीं है, याद रखना। अब उनको फर्स्ट एमएससीपी कब मिलेगी? तो सबसे पहले आपने याद रखना है मदर रूल। इसका मदर रूल क्या है? एमएससीपी मिलती है 10 ईयर्स में, ठीक है। 10 ईयर्स से पहले ही मिल गया इनको प्रमोशन तो बात खत्म हुई, कैंसिल हुई। बट अभी भी 10 ईयर्स की बात रहेगी, पर वो कहाँ से रहेगी? प्रमोशन से रहेगी। तो 6 साल में उनका प्रमोशन हुआ, 6 साल के बाद जब उनके 10 साल होंगे, यानी कि टोटल सर्विस के 16 ईयर्स में उनको मिलेगी फर्स्ट एमएससीपी। क्यों? क्योंकि भाई एमएससीपी से पहले प्रमोशन मिल गया ना,
एमएससीपी तो 10 ईयर में मिलती है आपको, लेकिन आपको तो उससे पहले ही बेनिफिट मिल गया 6 ईयर में। तो 6 के बाद में जब आपके 10 ईयर कंप्लीट होंगे तो ही 16 ईयर में आपकी एमएससीपी पेबल हो पाएगी। तो आपने याद रखना है आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन। ठीक है, याद रहेगा आपको ये क्वेश्चन। चलो, तो एमएससीपी का बेंचमार्क हमने आपको बता दिया, वेरी गुड होना चाहिए। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन आ जाता है कि मेंबर बनने के लिए कमेटी का, एक तो डीपीसी की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। डीपीसी का मेंबर बनना है आपने एमएससीपी के लिए, ठीक है, मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। इस स्कीम के अंदर मेंबर बनने के लिए सबसे पहले जो कमेटी है उसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी जो रैंक है ना वो एटलीस्ट अंडर सेक्रेटरी लेवल की हो, अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, अंडर सेक्रेटरी लेवल की रैंक मिनिमम है जो आपकी होनी चाहिए, या इससे ऊपर होगी तो चलेगा। तो मेंबर ऑफ द कमेटी बनना है तो यू मस्ट होल्ड द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी और हायर इन दैट डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट, तो ही आप बन पाओगे एमएससीपी के मेंबर। ठीक है, जब एमएससीपी मिल जाती है, अब हम बात करेंगे एमएससीपी मिलने की। एमएससीपी हमने लिखा ग्रांटेड, मिल चुकी। बेनिफिट क्या है भाई इसका? एमएससीपी के टाइम पे बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट डेफिनेटली पे फिक्सेशन का होता है, पे आपकी रिवाइज होती है, पे आपकी बढ़ जाती है। पे फिक्सेशन की बात करता है फंडामेंटल रूल 22। ठीक है, फंडामेंटल रूल 22 बात करता है पे फिक्सेशन की। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएससीपी की बात करते हैं। अगर मान लो किसी एम्प्लॉई ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अवेल की है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, तो क्या वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होती है? एक होता है ईओएल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे ली है, तो क्या वो काउंट होता है? देखो, ईओएल अगर ली है आपने मेडिकल तो बच्चे होएगी काउंट। अगर आपने ली है प्राइवेट पर्पज के लिए, अपने काम के लिए, अपने रीजंस की वजह से, विदाउट एनी मेडिकल, तो ये हमने नेगेटिव लिख दिया, तो ये होगा नहीं काउंट, नॉट। याद रखना इसको, फिर ये नॉट रहेगा। क्लियर हुई आपको ये बात? EOL on medical ground count as qualifying service, but EOL on your personal work या प्राइवेट कुछ वर्क्स हैं तो उसके लिए डोंट काउंट। ठीक है, उसके लिए हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, एक छोटा सा एक क्वेश्चन देखो, एमएससीपी के बच्चों को डाउट रहता है, इसलिए थोड़े से क्वेश्चन है जो हमें ज़्यादा डिस्कस करने हैं इसके। 23 साल की सर्विस है किसी ऑफिसर की, 23 ईयर्स। दो प्रमोशन उनको मिल चुके हैं, 2 प्रमोशंस। क्या अब उनका एमएससीपी की कोई वजह है? एमएससीपी बनेगी उनकी? अब बताओ। दो चीज आपने याद रखनी है। थर्ड एमएससीपी उनको एज इट इज ऐसे ही दी जाएगी जैसे क्वेश्चन में हमने पहले सेकंड का बताया था। थर्ड एमएससीपी जब उनको 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना, उनके सेकंड प्रमोशन से, पहला प्रमोशन हुआ एक, तो ये सेकंड हम लिखेंगे यहाँ पे 2 प्रमोशन। इसके बाद 10 ईयर्स में आपको मिल जाएगी एमएससीपी या 30 ईयर्स, 10 ईयर या 30 ईयर्स। 30 क्यों? क्योंकि 23 में, मतलब मान लो अगर 20 में नहीं बना आपका, मान लो 20, अब देखो जैसे पहली प्रमोशन होती है, उसके बाद में अगर मान लो आपके 10 साल पूरे नहीं हुए, उससे पहले फिर प्रमोशन होगी तो 9 साल में हो जाएगी, फिर एमएससीपी नहीं मिलेगी आपको। तो दो ही केस में एमएससीपी मिल सकती है आपको, या तो थर्ड एमएससीपी आपको 10 साल आपके कंप्लीट होने के बाद मिलेगी सेकंड प्रमोशन के। अगर सेकंड प्रमोशन के बाद थर्ड प्रमोशन होगी तो टोटल आपको 30 साल के बाद मिलेगी। जो इनमें से पहले होगा उसमें आपको मिल जाएगी। बस इस बात को नोट कर लेना आप। ठीक है, 2 ऑप्शन पे टिक करना है आपने इसके अंदर, थर्ड एमएससीपी ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द सेकंड प्रमोशन या कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, तो आपको मिल जाएगी। बीच में प्रमोशन का जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, 6 साल की सर्विस थी, 6 साल की सर्विस के बाद उनको पहला प्रमोशन मिला तो उनके 10 ईयर्स का तो मामला खत्म हो गया, फिर उनको 10 साल वेट करना पड़ेगा, 16 साल पे मिलेगी उनको फर्स्ट एमएससीपी। 16 से पहले अगर उनको 14 साल में, 13 साल में फिर प्रमोशन होगी, फिर एमएससीपी खत्म हो जाएगी, फिर 13 के बाद 10 साल जोड़ने पड़ेंगे, 23 में मिलेगी फिर उनको। ठीक है, ये होता है एमएससीपी का फंडा 10, 20, 30। क्वेश्चन को लाइक कर देना। इस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते चल रहे हैं विदाउट एनी डिले, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और बाकी एक चीज़ आपने नोट करनी है, सराउंडिंग्स में अगर थोड़ा सा जो है वॉइस के साथ में अगर शोर शराबा आपको फील होता है
तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना है, क्योंकि आपका कल है वो एग्ज़ाम है, ठीक है। और करंटली हम एट द स्टेशन नहीं है, तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उस हिसाब से आपको रिकॉर्डेड क्लास है ये मिल पाएगी। इस रिकॉर्डेड क्लास में हमारे पास कोई दूसरा इक्विपमेंट नहीं है, सिंपली आपके लिए बस क्लास है वो अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो फोकस करना है आपने, पॉइंट टू पॉइंट फोकस करना है। डेपुटेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पढ़ेंगे अब, ठीक है। या तो डेपुटेशन पढ़ेंगे या फॉरेन सर्विस पढ़ेंगे। डेपुटेशन फॉरेन सर्विस जब हमने बोल दिया आपने आपको, तो ये बताइए जब आपको डेपुटेशन पे या फॉरेन सर्विस पे भेजा जाता है तो कौन कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, हमने कल भी बताया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसके अंदर लीव सैलरी, अगर आप लीव पे जाते हो तो लीव सैलरी भी मिलती है, पेंशन के लिए भी आप एलिजिबल रहते हो, इंक्रीमेंट के लिए भी आप एलिजिबल रहते हो, प्रमोशन के लिए भी आप एलिजिबल रहते हो। तो ये सारी चीज़ों के इंटाइटलमेंट हैं, आपको मिल जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नहीं मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं। चलो, पेंशन कंट्रीब्यूशन और लीव सैलरी का जो कंट्रीब्यूशन है वो पेरेंट डिपार्टमेंट देता है फॉरेन एम्प्लॉयर को, ये याद रखना हमेशा। पेंशन और लीव सैलरी जो मिलेगी वो पेरेंट डिपार्टमेंट पे करेगा, पेरेंट डिपार्टमेंट पे कर। दोबारा समझना इस टॉपिक को कि जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है या लीव सैलरी का कंट्रीब्यूशन है वो पेरेंट डिपार्टमेंट को देता है फॉरेन एम्प्लॉयर। सॉरी, इस बात को दोबारा फोकस करना कि जो ये है आपका फॉरेन एम्प्लॉयर, ये जो फॉरेन एम्प्लॉयर है ये आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, उस पेरेंट डिपार्टमेंट को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। क्या चीज़? पेंशन और लीव सैलरी। कितने दिन के अंदर करता है, ये बात आपने सोची कि कितने दिन के अंदर करेगा? तो डेफिनेटली करेगा 15 दिन के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के बाद में, ठीक है। 15 डेज के अंदर अंदर वो करेगा ये वाला काम, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद तक 15 दिन के अंदर अंदर उनको करना होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनको फॉरेन सर्विस पे भेज दिया जाता है बिना किसी सैंक्शन के, बिना किसी सैंक्शन के। किसके सैंक्शन के? डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन के। अब जो पेंशन है या ग्रेचुटी है फॉरेन एम्प्लॉयर से, उसका कैसे क्या होगा? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि विदाउट द सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज पॉसिबल नहीं है। देखो बच्चों, डेपुटेशन या फॉरेन सर्विस के केस में अगर पेंशन कंट्रीब्यूशन आपसे पूछा जाएगा तो आपकी एक तो बात हमने बताई कि पेंशन कंट्रीब्यूशन और जो लीव सैलरी का क्रेडिट है वो कब होता है? 15 दिन के अंदर अंदर होता है, आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, उसके बाद विद इन 15 डेज के अंदर पेंशन कंट्रीब्यूशन और ये सब हो जाता है। किसके द्वारा होता है? फॉरेन एम्प्लॉयर करता है। किसको करता है? पेरेंट डिपार्टमेंट को करता है, ठीक है। देखिए, तो पेंशन कंट्रीब्यूशन बताना है आपने। अगर देखो आप एम्प्लॉय हो ओपीएस वाले, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले, एक होता है एनपीएस, एक होता है ओपीएस। तो ये हम बात कर रहे हैं फॉरेन सर्विस के बारे में, सर्विस, फॉरेन सर्विस, डेपुटेशन, ठीक है। ठीक है बच्चों, फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर बात की जाएगी आपकी ओल्ड पेंशन की, ओल्ड, और ये है एनपीएस। तो ओल्ड पेंशन की बात अगर की जाएगी तो जो एम्प्लॉय 1 जनवरी 2016 से लेके 31 मार्च 2019, तो यहाँ याद ऐसे रखेंगे 16 से 19 लिखो आप सिंपल फाइनेंशियल ईयर के अंदर। 16 से 19 तक अगर आप याद रखोगे तो 40 जो इसके अंदर है वो 14% होता था बेसिक का, 14% और साथ में डीए, ये हुआ पेंशन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 से ओल्ड वाले के अंदर वो बढ़ के हो गया जी 18%, 18 प्लस डीए पेंशन का कंट्रीब्यूशन है ये, 18% प्लस डीए। एनपीएस में उल्टा है, ये उल्टा मतलब थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है ये बता देते हैं। एनपीएस में जो पहला वाला टेन्योर है 2016 से 19 तक, 16 से 19, इसके अंदर तो होता था 24% ऑफ द बेसिक प्लस डीए, 24, और इसके जो अंदर है अप्रैल 19 से वो हो गया अब 28% प्लस डीए। अब 28% डीए हो गया, ये कैसे कैसे हुआ भाई? ये तो आपको लगेगा ओपीएस से भी ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। 24% ऑफ द बेसिक का मतलब है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% एंड एम्प्लॉयर का 14%। 14 कैसे कैसे? 10 पेंशन का और 4 ग्रेचुटी के लिए, ठीक है। और जो ये वाली चीज़ लिखी है हमने यहाँ पे, ये
28%। इसका क्या मतलब है, इसमें 10% होता है एम्प्लॉय का, 14% होता है एम्प्लॉयर का। अब अपनी सैलरी स्लिप देखोगे तो एनपीएस का जो डिडक्शन है वो गवर्नमेंट की तरफ से कितना होता है आपका 10% ओनली, ठीक है, और एम्प्लॉयर का कितना होता है 14%। 14 में 4% ग्रेचुइटी का भी जुड़ता है तो गवर्नमेंट का 18% हो गया एक तरह से। ग्रेचुइटी अलग चीज़ है, वो अलग से मिलेगी आपको, बट 14% जो है आपकी बेसिक का एवरी मंथ आपकी सैलरी से जो है कंट्रीब्यूशन जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियरिटी हुई है। तो देखो दोबारा बताने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, एक बार फिर बता देते हैं आपको। ये है ओपीएस, ये है एनपीएस, यहाँ पे आ गया टाइम, यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे 16 से 19, 2016 से लेके 19 तक। ओपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना हुआ करता था 14% बेसिक का प्लस डीए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 14% प्लस डीए। ये चीज़ यहाँ पे थी 18% प्लस, सॉरी 24 था ना ये, तो 24% प्लस डीए। 19 के बाद 19 से लेके और अब तक जो 1 अप्रैल से लेके वो था 18% पुराने वाली पेंशन के अंदर, 18% प्लस डीए। इसके अंदर था ये 28% प्लस डीए। अब दोबारा ये मत पूछना ये 28 क्यों है, ये 24 क्यों है, क्योंकि 28 के अंदर 14% गवर्नमेंट का शेयर है और इसके अंदर 10% था गवर्नमेंट का शेयर, तो ये 14% प्लस में 4% ग्रेचुटी, 4 इसमें भी थी ग्रेचुटी जो गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो दोनों सर्कल लगे हैं ना ये गवर्नमेंट वाले हैं। आपका तो पहले यहाँ पे 10% था और अब भी 10% है, बस इतना याद रखना है, ठीक है।